तो मेरे भाई इस सवाल को देखिए। वैसे तो ये सवाल मिश्रण के मेरे भाई मिश्रण आपको पढ़ाना है उसमें आते हैं, लेकिन जब आप परसेंटेज की प्रैक्टिस करते हो तो ये सवाल आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो मेरे भाई इन सवालों को भी मैं करा ही देता हूँ। तो सवालों को कैसे करना है मैं बता दूँ। इसमें नमक और पानी मतलब मिश्रण वाला कॉन्सेप्ट होगा। इसमें तो आपको क्या करना है, जिस जिसका मिश्रण है आपको उनके नाम लिख लो। जैसे नमक और पानी का यहाँ पे दिया है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे नमक और पानी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा है, नमक और पानी के एक घोल में, यानी कि घोल यानी कि दोनों का मिश्रण 5% नमक है। इन दोनों का मिश्रण में 5% नमक है मेरे भाई। अब देखो 5% नमक है तो मेरे भाई 100% होता है टोटल। जब 5% नमक है तो 95% क्या होगा, पानी। ये बात तो आपको समझ में आती है ना। तो हमको क्या करना है, इनका रेशियो लेना है। छोटी संख्या डायरेक्ट इनसे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन ये संख्याएं बड़ी हैं तो हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेते हैं। 5 एकम 5 और ये 19। तो मतलब अगर नमक 1 है तो पानी कितना होगा, 19। तो मेरे भाई ये रेशियो है। अगर नमक 1 है तो पानी कितना होगा, 19। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। अब आगे पढ़ता हूँ। अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, इसका मतलब क्या है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प यानी कि वाष्प का मतलब अगर पहले जितना पानी था उसमें से 20 लीटर पानी उड़ गया, वाष्प बन के कहाँ जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा जो मिश्रण है ना, तो 19 और 1 20, टोटल 20 यूनिट है। इसको अलग रख लो। हमारा मिश्रण कितना है, 20 यूनिट। अब क्या होता है, इसमें से 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो क्या कह रहा है, नमक बचता है 15%। अब मेरे भाई आप ही बताना, जैसे नमक बचा 15%, अब बचेगा वो भी एक टोटल अपने आप में 100% होगा। जब 15% नमक बचेगा तो मेरे भाई पानी कितना होगा उसमें, 85%। जब इनका रेशियो लोगे 5 3 15 और 5 से इसे काटोगे तो 17, तो रेशियो आएगा आपका 3 और 17। तो ये आएगा अब आपका रेशियो, क्या आएगा, रेशियो। ठीक है, अब क्या होगा, इसको छोड़ो, ये सब छोड़ो। अब ये आपने निकाल लिया। अब मेरे को आप एक बात बताओगे, जैसे एक बर्तन है, ये आपके सामने एक बर्तन बना दिए मैंने, जो भी है, इसमें नमक भी है और पानी भी है। ठीक है, नमक भी है और पानी भी है। अब क्या होता है मेरे भाई, अब इसमें से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस बात को समझना। पानी का क्या होता है, कितनी भी मात्रा हो, मैं मात्रा कोई बता नहीं रहा हूँ, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। पानी क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो मेरे भाई नमक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। नमक की मात्रा घटेगी या बढ़ेगी। तो आप बोलोगे सर जब पानी उड़ेगा तो पानी की मात्रा घटेगी, नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमक अगर पहले 5 kg होगा तो अब भी उसमें 5 kg होगा अगर पानी उड़ जाएगा तो। सिर्फ पानी पानी की बात कर रहा है, वो पानी उड़ जाता है या वाष्प हो जाता है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नमक की मात्रा पर। नमक अगर पहले 10 है तो अब भी 10 रहेगा, अगर पहले 2 है तो अब भी 2 रहेगा। मतलब कुल मिला के दोनों कंडीशनों में नमक की मात्रा बराबर रहेगी, ये कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। ठीक है, कुल मिला के बात यही आती है कि जो भी है, जो जिसकी मात्रा निकलती है वो कम ज़्यादा होती है, और जिससे हम कुछ छिड़कानी नहीं करते हैं तो वो हमको सेम रखनी पड़ती है, पहले जितनी थी उतनी अब कर लो। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, तो पानी तो ऊपर नीचे हुआ है इसमें देखो, लेकिन नमक का क्या करना है, हमको एक जैसा करना पड़ेगा। इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो एक जैसा कैसे बनाओगे, ये 1 है ये 3 है, दोनों को एक जैसा बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैं क्या करूँगा मेरे भाई, इसमें 3 से गुणा कर दो तो क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो, जब आप एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ आप 3 से गुणा करते हो तो इस रेशियो पूरे में करना पड़ेगा। इधर 3 से गुणा तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ता है, ये आपको पता है ना। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लेना। अगर आप इसमें 5 से गुणा करोगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक समान रेशियो है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा। तो अब ये क्या बनेगा, देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, ये नया रेशियो लिख लेता हूँ, ये 3, ये 19 3 57,
और ये वाला रेशियो इसके नीचे 3, ये 17। ठीक है, इसको भूल जाओ अब। ठीक है, अब क्या हो गया, नमक की मात्रा हो गई सेम। हमको अब क्या करना है, मतलब इससे ये ऊपर नीचे हुआ है। तो देखो पहले मेरे भाई कितना 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 पानी था ये बताओ, 57। आप बोलोगे पहले के मिश्रण में टोटल 57 पानी था। अब हमारा पानी कितना बचा है मेरे भाई, पानी बचा है आपका 17। तो कितना कम हो गया ये बताओ, कितना कम हो गया। तो आप बोलोगे सर 57 में से 17 घटाओगे 0 ये 4, हाँ कितना कम हो गया, 40 कम हो गया पानी। क्यों कम हुआ भाई, 40 इसलिए कम हुआ क्योंकि 20 लीटर पानी निकल गया बाष्प बनकर। तो 20 लीटर बराबर में रख दो, यहाँ 40 कम यहाँ 20 कम। तो मेरे भाई यहाँ 40 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट की मात्रा आ जाएगी 20/40, यानी कि 1/2, 1/2। अब आपसे जो पूछा है उसमें गुणा कर देना इस यूनिट का, और क्या है। देखो प्रारंभिक घोल की मात्रा, अब इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये जो है आपका प्रारंभिक है, ये आपका बाद वाला है। तो प्रारंभिक कितना है, 57 और 3 60 यूनिट, 60 यूनिट। क्योंकि घोल मिश्रण तो यही होगा ना, पूरा घोल पानी और नमक का मिश्रण ही तो घोल होता है। तो पहले हमारा 60 था, 1 यूनिट की मात्रा कितना है, 1/2। तो 60 यूनिट की मात्रा निकाल दो, कितनी आएगी, 30। कितनी आएगी, 30। तो ये था, ऐसा सवाल जो आते हैं तो आपको कर लेने चाहिए। और इसको मैं उसमें मिश्रण में पढ़ाऊँगा बहुत अच्छी तरीके से। तो देखो एक सवाल और लेता हूँ, इससे आपकी और समझ में अच्छी तरह आएगा। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, आपको पता चल गया जैसे ही मैंने पढ़ा 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण, तो आपको पता चल गया मिश्रण किस चीज़ का है, एसिड है और क्या है मेरे भाई, पानी। अब कितना क्या परसेंट है उसके हिसाब से आप रेशियो निकाल लोगे। 30% एसिड है, पहले 12 लीटर जब मिश्रण था तो उसमें एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड। मेरे भाई एसिड 30% होगा तो पानी कितना होगा, 70। जब इनका रेशियो निकालोगे तो 0 से 0 कितना आ जाएगा, 3 और 7। ठीक है, कितना आ गया, 3 और 7 इसका रेशियो आ गया। अब क्या कहता है, एसिड का 40% करने के लिए, अब एसिड की मात्रा हमको 40% करनी है। जब मेरे भाई अगर एसिड तुम 40 करोगे तो मेरे भाई पानी कितना हो जाएगा, 60%। कितना हो जाएगा, दोनों मिला के 100 होता है ना। तो देखो जब इनका रेशियो निकालोगे 0 से 0 और 2:3, तो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा इनका 2:3। ये आपका रेशियो हो गया। तो क्या करना है मेरे भाई, 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। अब मेरे भाई देखो बात वही आती है, पानी निकालना है आपको। जब पानी निकालोगे तो एसिड की मात्रा पे कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पानी से छेड़खानी करेंगे तो मेरे भाई पानी पे फर्क पड़ना चाहिए, ये हमारा सेम हो जाना चाहिए। तो अब आपको करना है इसको सेम, इनको सेम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें करता हूँ 2 से गुणा। क्या करता हूँ, 2 से गुणा। तो मेरे भाई जब 2 से गुणा इसमें करूँगा तो इसमें भी करना पड़ेगा, पता है ना। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। ये हो गया हमारा प्रारंभिक मिश्रण। अब मेरे भाई इसको 6 किया, इसको भी 6 कर देता हूँ। इसमें 3 से गुणा, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 3 9। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जो भी करना है इससे करना है अब। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमारा क्या है, ये पूरा ये जो है ये हमारा मिश्रण है। कौन सा मिश्रण, जो स्टार्टिंग में दिया होगा, प्रारंभिक। ठीक है, ये प्रारंभिक मिश्रण है। ये हमारा ये क्या है, ये लास्ट वाला मिश्रण है। जब इसमें से हमने पानी को निकाला होगा तो ये मिश्रण बचा होगा, शेष बचा वाला मिश्रण। तो मेरे भाई अब इसमें से पानी निकाला है हमने, तो अब बताओगे पहले पानी 14 था अब हो गया 9, पहले पानी 14 था अब हो गया 9, कितना निकाल लिया हमने। तो आप बोलोगे सर 14 था 9 हो गया, मतलब 5 निकाल लिया। तो इसका मान चाहिए, 5 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो 1 यूनिट का मान पता होगा तो 5 में गुणा कर देंगे।
तो अब देखो हमको दिया गया था 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में, तो 12 लीटर मिश्रण का मान दिया है मेरे भाई। 12 लीटर हमारे पास मिश्रण था, हमारे पास कितना था 12 लीटर। जो स्टार्टिंग वाला मिश्रण था, क्या था स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग में हमारे पास कितना मिश्रण है देखो 14 और 6 कितना है 20, यानी कि 20 यूनिट हमारे पास मिश्रण था और एक्चुअली में 12 लीटर था। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे 12/20, ये 1 यूनिट की वैल्यू है मेरे भाई। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 5 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे 5 से गुणा कर दो, 12/20 गुणा 5, तो क्या करेगा मेरे भाई 5 से कम 5, 5 चौक 20, 4 12। तो फाइनली आपका उत्तर कितना आया 3, यानी कि एसिड का 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा, कहाँ गया 3, हाँ कितना निकाल लेना पड़ेगा 3 लीटर। तो ये कुछ मिश्रण के सवाल जो परसेंटेज में आपको मिल जाएंगे, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो मेरे भाई इस तरीके के सवालों को सिंपल मेथड बताता हूँ मैं आपको। सिंपल देखो, इस तरीके के सवालों में आपको दिया रहेगा लास्ट पे जाके कि उसने 900 रुपये बचाए, 1000 रुपये बचाए, मतलब बची हुई जो आपकी राशि होगी वो आपको दर्शाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, जो परसेंट में जो आपके खर्चे हैं ना, तो खर्चे हटा दो, जो बची हुई राशि है उसे यहाँ पे दर्शा दो। जैसे मेरे भाई राम अपनी 50% आय घर के खर्चों में खर्च करता है, जब मेरे भाई 50% उसने ख़त्म कर दी तो बची कितनी होगी उसके पास, ये बता दो आप। तो 50% खर्च कर दी तो बची कितनी मेरे भाई 50 ही बचेगी, कितनी बचेगी 50% ही तो बचेगी। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी 50%, ठीक है। 50% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50/100, यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू लगाया। अब क्या करता है मेरे भाई, जो अब बाकी बचा है ना, उसने क्या किया 50% अपनी यात्रा, 25% मनोरंजन, 10% खेलों पर ख़त्म कर दी मतलब। तो मेरे भाई उसने अब टोटल यहाँ पे कितनी ख़त्म कर दी 50 और 10 60, 60 और 25 कितना होता है मेरे भाई 85%। 85% वहाँ ख़त्म की, तो मेरे भाई यहाँ बचाया कितना ये बता दो आप। 100% में से 85% ख़त्म कर दी, तो बचाया कितना उसने बचाया मेरे भाई 15%। तो बची हुई राशि यहाँ पे लिख दो परसेंट। अब क्या कहता है सवाल में, हमने निकाल ली बची हुई राशि। अब मेरे भाई एक्चुअल में उसके पास कितनी बची है 900 रुपये, बस इसे सॉल्व कर लो आपका उत्तर आ जाएगा। तो सिंपल काटा पीटी अपने हिसाब से कर लो। जैसे मैं इसको काटता हूँ, 5 3 15, 5 दूनी 10 और डबल 1 0, 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 3 से काट दो 300 और 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 0 ये वाली 0। तो ये आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से करना है आपको, कुछ खास नहीं, कैलकुलेशन अपने हिसाब से, बस मेथड ये है जो आपको आना चाहिए, सबसे इजी मेथड है। तो ये उसकी आ गई मासिक आय। एक सवाल और लेता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, राइटिंग समझ में नहीं आया तो एडजस्ट कर लेना, हैंड राइटिंग है, जल्दी जल्दी आपके लिए लिख रहा हूँ। तो देखो सवाल को करता हूँ मैं, राम अपनी 20% आय भोजन पर, 15% शिक्षा पर और शेष। मेरे भाई इस वर्ड का बड़ा ध्यान रखना, जहाँ पर शेष आ जाए वहाँ से काउंटिंग फिर शुरू से स्टार्ट होने लगती है। ऐसा नहीं है कि देखो शेष से पहले जो भी है उसे ऐड करके रखना परसेंट को। ये तो खर्चा दिया है उनका, देखो वह 40% मनोरंजन पर, वह 30% दवाइयों पर खर्च करता है, जो भी है उसका क्या है खर्चा है। इस बात को समझो, जो भी इतना परसेंट दिया उसका खर्चा है और लास्ट पे जाके आपको बचत मिलेगी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस परसेंट में से जो खर्चा किया उसे हटा दो, बचा हुआ परसेंट आप लिख दो। तो देखो 20% भोजन पर, तो इसका मतलब नहीं है 20% भोजन पे तो 80% बचा, नहीं। जब तक शेष या बाकी नहीं आ जाता तो उससे पहले जितना भी परसेंट है उसे जोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि उसने 20% भोजन पर, 15% शिक्षा पर टोटल खर्च किया है। तो 20 और 15 कितना हो गया मेरे भाई, 20 और 15 हो गया आपका 35%। और जब 35% अब उसने टोटल खर्च किया तो अब कितना बचाया है ये आपको लिखना है। तो मेरे भाई यहाँ 35% खत्म, तो बचा कितना 65%, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब शेष जहाँ से आया वहाँ से आगे की काउंटिंग शुरू से।
शेष का 40% भोजन पर व 30% दवाइयों पर खर्च करता है। यानी कि ये दोनों भी एक साथ की हैं, तो 40 और 30 कितना परसेंट खर्च कर दिए मेरे भाई? 70%। जब 70% खत्म कर दिए तो बचाया कितना? आप बोलोगे सर 30%। तो ये जो आपने लिखा ये बचा हुआ है, और एक्चुअल में उसके पास कितने रुपए बचे हैं मेरे भाई? 8775 रुपये। तो इक्वल में रख दो और कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर दो, क्या दिक्कत है? नहीं हो रही तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। देखो, 0 से 0 काट दिया, 5 से इसे काटना है, काटो मत काटो, सामने सामने काट देते हैं। 3 से इसको काट देते हैं पहले, ठीक है? अब कटेगा या नहीं है, चलो काट ही देते। 3 से 3 दूनी 6, कितना बचेगा इधर? 2, 3 नाम 27, पूरा कट गया। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15, यानी कि ये कट गया 3 से। इसको काट दो 5 से, 13 से कट जाए तो 13 से काट दो, 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 1 नहीं कटेगा, नहीं 13 दूनी 26, 3, 13 दूनी 26, और कितना बचेगा फिर? कट जाएगा, चलो 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, कितना बचेगा मेरे भाई? 3, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 6, 13 पंजे 65, 5 से एक बार और काट दो, 5 दूनी 5 चौक 20, 55 25, कितना आया? 45। ऊपर का सब कुछ साफ हो गया और कट के आया 45, नीचे बचे मेरे भाई 3 जीरो। 3 जीरो को इस साइड गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 45,000। तो ये आ गई आपकी मासिक आय। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई, बस कैलकुलेशन को आपको अच्छी तरह करना है, साफ साफ और तरीके से काटना है, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। और बाद बाकी इस तरीके के सवालों को इस तरीके से टैकल करना है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, जिसका कोई पैटर्न नहीं है मेरे भाई। तो बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट सवाल की तरफ।